London Bridge is down. What does this phrase means? This phrase is used to communicate the death of Queen Elizabeth to the Prime Minister and key personnel of the Great Britain. नमस्कार। हाल ही में हम सब ने क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी के निधन की खबरें सुनी तथा उनके बेटे चार्ल्स III का किंग बनने की खबरें भी सुनी। कौन है ये क्वीन एलिजाबेथ तथा कौन है किंग चार्ल्स III? क्वीन एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रिया मैरी, इनका जन्म 21 जुलाई 1926 में लंदन इंग्लैंड में हुआ। ये प्रिंस एल्बर्ट तथा क्वीन एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी थी, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी का सबसे महत्वपूर्ण तथा पहला दावेदार। 1947 में इनका विवाह प्रिंस फिलिप के साथ हुआ तथा 1948 में इन्होंने अपने पहले बेटे तथा राजगद्दी के इनके बाद के दूसरे दावेदार चार्ल्स III को जन्म दिया। 1953 में इनका कोरोनेशन हुआ। हाल ही में इनकी मृत्यु के बाद चार्ल्स III को किंग बनाया गया। लेकिन जब लोकशाही या लोकतंत्र के ज़माने में ब्रिटेन में इन राजाओं तथा रानियों का क्या अस्तित्व है, इनके अधिकार क्या हैं तथा इनके कार्य क्या क्या हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसका मतलब ये है कि मोनार्क या सॉवरेन को अपनी सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये एक डी फैक्टो हेड ऑफ स्टेट या सेरेमोनियल पोजीशन रखते हैं। इनके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। ये किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जिनको मेजॉरिटी ऑफ एमपीज का सपोर्ट होता है या जनता का सपोर्ट होता है। ये 56th कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट नेशन के हेड होते हैं तथा इनका पॉलिटिकल रूप से स्टैंस हमेशा न्यूट्रल होता है। ये किसी भी प्रकार की कोई भी पावर नहीं रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी सारी पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव तथा जुडिशरी को दे रखी है। इस बात से तो ये बात साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क सिर्फ रेन करने के लिए होता है, रूल करने के लिए नहीं। सेंचुरीज के बाद राजा रानियां में बदलाव तो आया, लेकिन जनता की सोच में भी बदलाव आया। जनता अब इन राजा रानियों को अपना प्रतिनिधि नहीं, ईश्वर का प्रतिनिधि तथा अपना प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। इनके बारे में जो अवधारणा थी कि राजा की जिम्मेदारी सिर्फ ईश्वर के प्रति होती है, वो सिर्फ ईश्वर के प्रति जिम्मेदार होता है, जनता के प्रति नहीं, ये कथित वाक्य अब धूमिल होता जा रहा है। ब्रिटेन के 41% युवा इस राजशाही के विरोध में है तथा किंग चार्ल्स के राजा बनने के विरोध में है। ऐसा क्यों है? इसका महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि इस राजशाही की चकाचौंध में हर साल टैक्स पेयर का 1000 करोड़ के लमसम रुपए खर्च होता है। इसका मतलब ये है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के माने तो 2021 तथा 22 में टैक्स पेयर के 940 करोड़ रुपए राजशाही के खर्चे, उनकी यात्राओं, उनके घर के रख रखाव में खर्चा हुआ, जो कि 2020 से 17% अधिक था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, आम नागरिक ब्रिटेन में अपनी संपत्ति को जब अपने बच्चों को देता है तो उसे 40% टैक्स देना होता है। लेकिन ब्रिटिश मोनार्की इस इनहेरिटेंस टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, यानी प्रिंस चार्ल्स ने क्वीन एलिजाबेथ से जो भी संपत्ति इनहेरिट की है उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है उन्हें, या वो कोई भी टैक्स नहीं देंगे। तीसरा, लोग ये सवाल उठाते हैं, जब जनता के लिए पॉलिसी बनाने के लिए जनता के प्रतिनिधि हैं तो इनमें राजा रानियों का क्या अस्तित्व है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो ये आता है कि अगर कुछ तबका राजशाही को मानता है या उनको समर्थन भी देता है, लेकिन सीमित रूप से समर्थन देता है, इसका मतलब ये है, वो ये बोलते हैं कि राजशाही को अगर ढोना भी पड़े तो सिर्फ राजा और रानी। लेकिन रॉयल परिवार में 27 प्रिंस एंड प्रिंसेसेस हैं और उनका खर्चा ब्रिटेन के टैक्स पेयर उठाते हैं और उनका देश की सेवा में योगदान बहुत ही नाके या नगण्य है। सबसे अंतिम तथा महत्वपूर्ण बिंदु, राजशाही गुलामी, शोषण तथा उत्पीड़न का प्रतीक है। उनका इतिहास हमेशा से काला रहा है, परंतु उन्होंने उस इतिहास को कभी स्वीकारा नहीं तथा जनता से इस विषय में कभी माफ़ी नहीं मांगी। आपकी क्या राय है? इस समाज में जब लोकतंत्र का बोलबाला है तो उस समाज में राजा या रानियों का अस्तित्व कितना है? उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ।
धन्यवाद, नमस्कार।